बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज पहली बार मैं अपनी दोस्त रिदा के कहने पर इस ढाबे पर आई थी। रिदा ने मुझे बहुत यकीन दहानी करवाई थी कि ये शख्स मेरी मदद करेगा, मेरी बात को समझ जाएगा। यूं भी ये गरीबों का बहुत खैर खा है, गरीबों की मदद करता है, मगर मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा था, इससे मेरा मर्दों पर से एतबार ही उठ गया था। इससे पहले भी मैं कितनी जगहों पर काम करने की गर्ज से गई थी, मगर मेरा तजुर्बा बहुत तल्ख था। वहाँ के मर्द मदद करने के नाम पर जो कुछ मुझसे चाहते थे, वो मैं कभी मरकर भी नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी इज्जत जान से बढ़कर भी प्यारी थी, और उन लोगों के कहने पर मैं अपनी इज्जत से खेलने के लिए किसी को भी मौका नहीं दे सकती थी। मुझे दिल ही दिल में इस बात का भी ख्याल था कि यकीनन ये शख्स भी मेरी जवानी और खूबसूरती से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तभी जब उसने मुझे और अम्मा को देखा तो मुझे देखते ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। आंखों में वाज़ेह सताइश नजर आने लगी थी, और ये देखकर मैं दिल ही दिल में तंजिया अंदाज में हंसी थी। रिदा की बात सोचकर ही मुझे हंसी आ रही थी। उसका कहना था कि ये शख्स औरतों की बहुत इज्जत करता है, मगर उसकी नज़रों में मुझे अपने लिए जज्बात उमड़ते हुए नजर आने लगे थे, और ये शख्स मदद करने के नाम पर जो मुझसे डिमांड कर सकता था, इससे मैं अभी से वाकिफ थी। मगर एक बार आजमाने में क्या हर्ज था। उसने जब अम्मा से आने का मकसद पूछा तो तब मैंने ही उसे तफसील से जवाब दिया कि मुझे यहाँ पर रिदा ने इस मकसद के लिए भेजा है। उसने बिना कुछ सवाल पूछे, मजीद कोई बात किए, अपने मुलाजिम को कहा कि ये इतने कपड़े इन मोहतरमा को पैक करके दे दो। एक के बाद से उसने मुझ पर दूसरी नज़र नहीं डाली थी। अब वो नजरें झुकाकर दूसरे ग्राहकों की तरफ मुतवज्जो हो गया था। उसने हम दोनों को ठंडा पानी पिलाया, और फिर जब कपड़े शॉपर में डालकर हमारे हवाले किए तो तब मैं हैरत से गोया हुई कि उसने अभी तक पैसों के बारे में बात नहीं की थी। बस खामोशी से तमाम कपड़े मेरे हवाले कर दिए। अब मैंने उससे पूछा कि आप ये लिबास मुझे कितने में देंगे? मैं अभी उनके पैसे अदा नहीं कर सकती। तब वो हंसकर कहने लगा कि मैंने आपसे ऐसी वैसी कोई डिमांड भी नहीं की। आप रिदा के रेफरेंस से यहाँ पर आई हैं तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम है। वैसे भी मैं आप जैसी मेहनती ख़वातीन की बहुत इज्जत करता हूँ। आप ये कपड़े ले जाएं और जितने भी सेल हो सकते हैं उसमें अपना मुनाफा रखकर बाकी आप पैसे मुझे मेरे हवाले कर सकती हैं। इसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। क्या कोई शख्स ऐसा भी कर सकता था? मैं हैरत से गंग हुई। जब घर आई तो अभी तक मेरा जहन इसी में ही उलझा हुआ था, मगर फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि यकीनन वो उन्हीं मर्दों जैसा है जिनसे मेरा पहले भी बहुत बार पाला पड़ चुका है, और यकीनन एक दिन वो भी मुझसे फ़ायदा उठाने की ही बात करेगा। इस ख्याल का आना ही था कि मेरे दिल में उसके लिए जो अच्छे जज्बात और ख्यालात पैदा हो रहे थे वो कहीं उड़न छू हो गए थे। यूं भी मुझे दुनिया के सारे ही मर्दों से सख्त नफरत थी। वो तमाम कपड़े मैंने उस कमरे में लाकर रख दिए थे जहां मैं सिलाई करती थी, और खाना खाने के बाद फिर अपनी सिलाई मशीन लेकर बैठ गई थी। इक्का दुक्का ही आजकल मेरे पास सिलाई करने के लिए कपड़े आने लगे थे, मगर ये भी गनीमत था कि इससे कम से कम घर की दाल रोटी तो चल रही थी। आज मैं कपड़े जब सिलाई कर रही थी, एक के बाद एक औरत मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने के लिए आने लगी थी, और तभी फिर मैंने उन औरतों को कपड़ों के बारे में जिक्र कर दिया जो मैं आज बेचने के लिए लाई थी। औरतों की नज़रों में इश्तियाक पैदा हो गया। यूं भी ख़वातीन नई से नई कपड़े लेने के लिए जुनूनी हो जाती हैं, और मैं उन औरतों को बहुत अच्छे से जानती थी कि ये नित नई मलबूसात बनाने की शौकीन थीं, और जब मैंने उन्हें वो कपड़े दिखाए तो उनकी आंखों में वाज़ेह सताइश उभरने लगी थी। वो मुझसे पूछने लगी कि ये कपड़े कहाँ से लेकर आई हो, और फिर मैंने मुनासिब कीमत पर उन्हें वो कपड़े बेच भी दिए थे। 2 दिन में ही वो तमाम कपड़े बिक गए थे। मुझे इससे अच्छा खासा मुनाफा भी हासिल हो गया था। ये शख्स तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुबारक साबित हुआ था, मगर फिर वही बात आ जाती थी कि अगर ये मुझसे कोई गलत डिमांड करेगा तब मैं क्या करूँगी? तब तो मुझसे ये काम भी हाथ से निकल जाएगा। मगर जब तक ये काम चलता था मैं उसे चलाना चाहती थी। फिर जब मैं दोबारा उसकी दुकान पर गई तो आज वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, बल्कि उसकी बजाय वहाँ पर मुलाजिम थे, और फिर वो तमाम पैसे मैंने उन मुलाजिमों के ही हवाले कर दिए थे। वहाँ से बाकी सूट भी लेकर घर आ गई थी। मैंने अपना अच्छा खासा मुनाफा रख लिया था। अम्मा भी इस बात पर हैरान थी कि वो शख्स कितना दरिया दिल था,
और उसने किस तरह से हम माँ बेटी की गुर्बत और अकेलेपन का एहसास किया था। अम्मा उसकी तारीफें करते हुए नहीं थक रही थीं। कहने लगी कि उस शख्स की आंखों में हया नजर आती है। यकीनन वो किसी इज्जतदार माँ का बेटा है जो दूसरी औरतों की इज्जत करना जानता है। और अम्मा की बात सुनकर मैंने सर झटक दिया था। जब तक किसी मर्द को मौका ना मिले तब तक वो यूं ही अपना आप अच्छा ही दिखाता है। मौका मिलने की देर होती है, मर्द के अंदर का भेड़िया जैसे बाहर निकलने को बेताब हो जाता है। बहुत दिन बीत गए। मैं दोबारा वहां से कपड़े लेकर आई तो वो कपड़े भी तमाम के तमाम बिक गए थे। अब 2 महीने हो गए थे मुझे उस शख्स के पास काम करते हुए। 2 महीने से मैं उससे कपड़े लेकर घर में आकर बेच रही थी और मेरा मुनाफा भी बढ़ने लगा था। अब मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी जमा हो गए थे। एक दिन मैंने अम्मा से कहा कि क्यों ना मैं ये कपड़े सस्ते दामों खरीद कर ले आऊं और रीसेलिंग करने के बजाय मैं अपने ही कपड़े बेचना शुरू कर दूं। तब हमें कितना मुनाफा होगा। यूं भी तमाम कपड़े बिक तो जाते हैं, तमाम औरतें ही हाथों हाथ कपड़े ले लिया करती हैं। क्यों ना हम उस शख्स से पता कर लें कि वो ये लिबास कहाँ से लाता है। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी कि मुझे उम्मीद है कि वो हमें मायूस नहीं करेगा। अगले ही दिन मैंने उस शख्स से बात करने का फैसला कर लिया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि इसी शहर में मेरी अपनी फैक्ट्री है और अगर आप चाहें तो आप मेरी फैक्ट्री से ही ये कपड़े ले सकती हैं। आपको निहायत मुनासिब दामों में ये तमाम लिबास मिल जाएंगे। मैंने खुशगवार हैरत से उसकी तरफ देखा, मगर फिर जब उसकी आंखों में मुझे अपने लिए पसंदीदगी नजर आई तो मेरे फिर से उसके लिए जज्बात बदलने लगे थे, सोच बदलने लगी थी और मैं सोचने लगी कि एक ना एक दिन वो मुझसे ये ज़रूर अपनी नापाक ख्वाहिशों और इरादों का जिक्र कर देगा। और तब मैं अम्मा को इसकी हकीकत बताऊंगी कि आप इस शख्स की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। अब देख लें कि इस शख्स के अंदर भी भेड़िया छुपा हुआ है। उसी दिन वो मुझे और अम्मी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपनी फैक्ट्री में ले गया था। ये फैक्ट्री आबादी से कदरे हटकर थी। पूरा रास्ता मुझे यही डर सताता रहा कि ये शख्स हमें किसी और जगह पर ना ले जाए, कहीं ये हमारे अकेलेपन का फ़ायदा ना उठा ले। मगर जब वो अपनी फैक्ट्री में लेकर गया और वहाँ से अच्छे खासे लिबास इंतहाई कम कीमत में मुझे दे दिए थे और ये लिबास मैं डबल कीमत में बेच सकती थी। अब मेरा इसी तरह से कारोबार दिन ब दिन बढ़ने लगा था। अब 6 माह के मुख्तसर अरसे में ही मैंने उस कमरे को एक छोटी सी दुकान की शक्ल दे दी थी। अब मुझे सिलाई करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती थी, क्योंकि कपड़ों से ही मुझे इस कदर मुनाफा हासिल हो जाता था जो मेरी और अम्मी की तमाम ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी था। मगर मैं अभी आराम से बैठने वालों में से नहीं थी। अभी मैं इस कारोबार को बढ़ाना चाहती थी। वो शख्स जिसका नाम शाहज़ैन था, उसके हुस्न सलूक ने मेरे दिल में उसके लिए नरम जज्बात पैदा कर लिए थे। 2 से 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अम्मा की तबीयत सख्त ख़राब थी और अम्मा मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकती थीं। ऊपर से मेरे पास शादी के कपड़ों के ऑर्डर्स आ गए थे। वो कपड़े मैंने खुद ही खरीद कर उनको सिलाई करके देना था। जिनके बेटे की शादी थी वो खातून माजूर थीं और उनके घर में शॉपिंग करने के लिए कोई भी औरत मौजूद नहीं थी। ऐसे में उन्होंने मुझसे अपने मसले को बयान किया तो मैंने खुश दिली से ये जिम्मेदारी उठा ली थी। मगर अम्मा की तबीयत खराबी की वजह से मैं अकेले ही उस ढाबे पर गई थी। वहाँ पर मुझे अपने मतलूबा लिबास नहीं मिले तो फिर उस शख्स के साथ मैं उसकी फैक्ट्री में गई। पूरा रास्ता मेरे दिल में तरह तरह के खदशात सताते रहे थे और मुझे इस बात का खौफ था कि ये शख्स मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, कहीं ये तन्हाई का फ़ायदा ना उठा ले। मगर जब वो मुझे फैक्ट्री में लेकर गया और खामोशी से तमाम मतलूबा मलबूसात मेरे हवाले किए, फिर वापसी पर जब वो हिफाजत से मुझे दरवाजे पर उतार कर जाने लगा, तब मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उससे कहने लगी कि आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तब वो अजीब से अंदाज में हंस पड़ा और कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए अच्छे ख्यालात मौजूद नहीं हैं और ना ही मुझे आप अच्छा समझती हैं, मगर इस बात का इत्मीनान रखिए कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। अगर सब लोग एक ही जैसे होते तो ये दुनिया या तो जन्नत बन चुकी होती या फिर जहन्नुम। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था और मैं कितनी देर तक वहाँ पर खड़ी उसकी गाड़ी को वहाँ से जाता हुआ देख रही थी। उसके हुस्न सलूक ने मेरे दिल में उसके लिए नर्म जज्बात पैदा कर दिए थे और न जाने क्यों अब मैं उसी के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई थी। मैं दिल ही दिल में रिदा का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसने मुझे इस शख्स के बारे में बताया था और मुझे इस शख्स के मिलाने का वो सबब बनी थी।
उस दिन जब मैं रिदा के घर गई तो रिदा मुझसे शिकवा करने लगी कि अब मैं बहुत ही ज्यादा मसरूफ हो गई हूँ, अपनी दोस्त को भूल चुकी हूँ। तब मैंने हंसते हुए उससे कह दिया कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती, जो तुमने मुझ पर एहसान किया है वो मैं कभी चाहकर भी नहीं चुका सकती। फिर मैंने बातों बातों में उससे शाहज़ैन के बारे में पूछा तो उसने मेरी बातों को टाल दिया था। न जाने क्यों उसने शाहज़ैन के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं की थी, और मैं भी चूंकि काफी टाइम के बाद उससे मिली थी, इस वजह से मैं रिदा के साथ और बातों में मसरूफ हो गई थी। मगर दिन ब दिन शाहज़ैन मेरे सहन पर जैसे सवार होने लगा था। मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रही थी। और फिर मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं उसे पसंद करने लगी थी। उससे दूर रहना मुझे मुश्किल लगने लगा था। चंद मुलाकातों में ही उसने मेरे दिल को असीर कर लिया था और मेरे दिल में अपने लिए नर्म और मोहब्बत भरे जज्बात पैदा कर दिए थे। अम्मा भी उठते बैठते उसे दुआएं देती रहती, उसकी तारीफें करती, तो मैं गैर इरादी तौर पर उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती। और फिर अब मैंने सोच लिया कि मैं रिदा से उस शख्स के बारे में पूछूंगी। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मुझे पसंद करता है और यकीनन वो भी मेरे साथ शादी करना चाहता है। उसकी आंखें साफ बताती थी कि मेरे लिए उसके दिल में नर्म और मोहब्बत भरे जज्बात हैं। आज जब मैं रिदा के घर में गई तो बातों बातों में फिर से शाहज़ैन का जिक्र निकल आया। जब मैंने उसे शाहज़ैन के घर वालों के बारे में पूछा तो उसने मुझे फिर से टाल दिया था। मगर अब मैं टलने वालों में से नहीं थी। मैं शाहज़ैन के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है और उसके घर में कौन कौन है। रिदा ने पहली बार उसके बारे में मुझे बस इतना ही बताया था कि वो मेरे भाई के मोहसिन हैं और वो बहुत अच्छे हैं, यकीनन वो तुम्हारी भी मदद करेंगे। मैं नहीं जानती थी कि शाहज़ैन ने रिदा के भाई पर क्या एहसान किया था और ना ही रिदा ने इस बारे में बताया था। मगर मुझे ये सोचकर हैरत हो रही थी कि वो उसके बारे में मुझे बताने पर हिचकिचा रही थी। जब मैंने उससे ज़्यादा इसरार किया तो अब की बार वो झंझला गई और कहने लगी कि हमें शाहज़ैन भाई के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हम तुम्हें क्या बताएं, तुम उनके बारे में क्यों जानना चाहती हो। तब मैंने अपना दिल जब रिदा के सामने खोल के रख दिया तो वो भी हैरान परेशान रह गई। मुझे कहने लगी कि तुम्हें अपने आप को काबू में रखना चाहिए, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो और यूं किसी पे भी अपने जज्बात नहीं लुटाने चाहिए। क्या पता वो किसी और को पसंद करते हों, क्या पता वो शादीशुदा हों और फिर तुम्हारे लिए अपने जज्बात को संभालना और मुश्किल हो जाएगा। मगर मुझे यकीन था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। इस बात का भी यकीन था कि वो गैर शादीशुदा था, ये मेरा दिल कह रहा था। रिदा ने जब मेरी बातें सुनी तो अपना सर थाम लिया। कहने लगी कि शाहज़ैन भाई से आबिद भाई की 1 साल पहले ही मुलाकात हुई थी। उस दिन आबिद भाई को महीने की जब तनख्वाह मिली तो वो उस दिन कुछ सामान लेकर घर वापस आ रहे थे और सामान लेने के चक्कर में ही उन्हें देर हो गई थी। जब वो कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगे तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया था। वो चोर उचक्के थे। भाई से पैसे, मोबाइल और मोटरसाइकिल छीनकर वहाँ से निकलने लगे थे। भाई ने जब उनके सामने मुज़ाहमत की तो उन्होंने भाई को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। तभी शाहज़ैन भाई वहां पर पहुंच गए और उन्होंने उन लड़कों की बुरी तरह से पिटाई की थी। उन्होंने अकेले ही उन 5 लड़कों को खाक चाटने पर मजबूर कर दिया था और फिर पुलिस को वहां पर बुलाकर उन लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया और फिर आबिद भाई को घर में छोड़ने के लिए आए थे। तब उन्होंने आबिद भाई को अपना कार्ड देकर कहा कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मुझसे जहां तक हो सका मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर 2 से 3 बार आबिद भाई ने कुछ ज़रूरतमंद लोगों को जब शाहज़ैन भाई के पास भेजा तो उन्होंने उन सब लोगों की मदद की थी। और फिर एक दिन जब बातों बातों में तुम्हारा जिक्र मैंने आबिद भाई से किया तो तब उन्होंने मुझे तुम्हें शाहज़ैन भाई के पास भेजने के लिए कहा था। उनका कहना था कि वो बहुत अच्छा इंसान है और यकीनन वो तुम्हारी सहेली की मदद भी करेगा। शाहज़ैन भाई को हम लोगों ने शुक्रिया अदा करने के लिए घर में 2-3 बार दावत पर बुलाया, मगर उन्होंने दावत पर आने से माजरत कर ली थी। उनका कहना था कि वो किसी के घर में ज़्यादा आते जाते नहीं है और ना ही लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते हैं। और एक दिन जब आबिद भाई ने ज़्यादा इसरार किया तो तब वो हमारे घर में आए थे, मगर उन्होंने एक घूंट पानी का नहीं पिया था। थोड़ी देर बैठकर वापस चले गए थे। उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता कि वो कहाँ रहते हैं और कौन है। बस इतना मालूम है कि उनके कपड़ों का कारोबार है और अक्सर वो लोगों की मदद भी करते रहते हैं। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही तुम्हें इससे ज़्यादा बता सकती हूँ। मेरे दिल में शाहज़ैन के लिए कदर बढ़ने लगी थी और मुझे वो आम लोगों से मुख्तलिफ लगने लगा था।
आज रिदा से बात करते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी, और फिर जब मैं रिदा से इजाजत लेकर बाहर निकलने लगी तो हर तरफ मगरिब के बाद अंधेरा फैल गया था। रिदा मुझे देखकर कहने लगी कि इस वक्त अकेले जाना मुनासिब नहीं है, तुम थोड़ा सा सब्र कर जाओ, आबिद भाई आने वाले होंगे तो वो तुम्हें घर छोड़ देंगे। मगर ये बात मुझे कुछ नामुनासिब लग रही थी। मुझे देर भी हो रही थी। आबिद भाई तो न जाने कब आते और उनके इंतजार करने में मुझे कितने घंटे रुकना पड़ता। इस वजह से मैंने रिदा से इजाजत लेकर घर आने लगी थी, और फिर रिदा के घर के पास से ही मुझे एक रिक्शा मिल गया था। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे शाहज़ैन ने खुद शादी के लिए प्रपोज नहीं किया तो मैं उसे अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दूंगी। दिल ही दिल में इस बात का डर भी था कि वो देखने में ही बहुत बड़े घराने का मालूम होता था। अगर उसने इनकार कर दिया तो तब मेरी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह जाएगी। मगर एक बार बात करने में क्या हर्ज था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब मुझे होश आया तो रिक्शा अब एक वीरान सी जगह पर आकर रुका था। मैं गड़बड़ा कर रिक्शे से नीचे उतर आई और उससे कहने लगी कि कौन सी जगह है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो। अब जब मेरी रिक्शे वाले के चेहरे पर नजर पड़ी तो वो आंखों में हवस लिए मुझे देख रहा था। कहने लगा कि तुमने जहाँ जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर इससे पहले तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर कुछ वक्त गुजारना होगा। वो मुझसे क्या कहना चाहता था ये मैं बहुत अच्छे से समझ रही थी। तभी मैं गुस्से से चिल्ला पड़ी और उससे कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ गलत करने का सोचने की भी। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ पर लाने वाले, मुझे ऐसा कहने वाले। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, मगर शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और खूंखार लहजे में मुझे कहने लगा कि तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब देखता हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन छुड़वाता है। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा था। बहुत मुश्किल से मैंने अपना आप उससे छुड़वाया, उसे धक्का देकर एक तरफ फेंका और वहां से भागने लगी थी। एक तरफ जंगल था और दूसरी तरफ कब्रिस्तान था। मेरा रुख अब जंगल की तरफ हो गया था और मैं भागते भागते न जाने कब जंगल के दरमियान आकर पहुंच गई थी। एक तरफ से जंगली जानवरों के बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी और मैं सख्त खौफजदा थी कि मैं किस मुसीबत में मुब्तला हो गई थी, और दूसरा मुझे उस शख्स की तरफ से भी खौफ था कि अगर मैं वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो ऐसा न हो कि वो मुझ पर दोबारा से हमला कर दे। अगर उसने मुझे काबू कर लिया तो मेरी इज्जत पर हाथ डाला तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगी। मैं और मेरी माँ जो सर उठाकर जमाने में चलते हैं, हम किसी से निगाहें मिलाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। यही सोचते हुए मैं आगे बढ़ने लगी थी, मगर तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मुझे यहाँ पर आए हुए बहुत वक्त गुजर गया है और अब मैं वापसी का रास्ता भी भूल गई थी। ये देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी और वहीं पर बैठकर रोने लगी कि मैं किस मुसीबत में मुब्तला हो गई थी। अब मैं जंगल से बाहर कैसे निकलूं? अगर मैं रात को घर ना पहुंची तो अम्मा के दिल पर क्या गुजरेगी, वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं दोनों हाथों में सर थाम कर बैठी थी। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। मैं बुरी तरह से डर गई थी। अब जब सर उठाकर देखा तो सामने शाहज़ैन खड़ा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। वो मुझे तशवीश से कहने लगा कि तुम ठीक हो। मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। उससे कहने लगी कि आप यहाँ पर कैसे आए? वो कहने लगा, मैं शिकार की नीयत से जंगल में आया था। तभी मुझे किसी के रोने की, सिसकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं नहीं जानता था कि ये तुम हो। जब मैं यहाँ पर आया तो तुम्हें मैंने यहाँ पर बैठे हुए देखा। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? तुम यहाँ पर कैसे पहुँची? और फिर रोते रोते मैंने सारी बात उससे बताई तो वो मुझे कहने लगा कि गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें शाम के वक्त घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। क्या तुम नहीं जानती कि औरतों को घर में रहने की ताकीद की गई है और बिला ज़रूरत उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। कहने लगी कि जब से अब्बू की मौत वाक़ई हुई है तब से घर की जिम्मेदारियां मैं खुद ही उठाती हूँ। अम्मी बहुत बीमार रहती हैं और वो कहीं भी ज़्यादा आती जाती नहीं है। अब्बा के बाद से तमाम जिम्मेदारियां मैंने ही संभाली हैं। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रह गया, फिर कहने लगा कि तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही होंगी और तुम्हारा यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकना मुनासिब नहीं है। जंगल में जंगली जानवर भी मौजूद हैं। और फिर वो मेरा हाथ पकड़कर चलने लगा। उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा गर्म था। मुझे अपना हाथ जलता हुआ महसूस होने लगा। न जाने क्यों मुझे दिल में इस बात का इत्मीनान था कि जब तक ये शख्स मेरे साथ है कोई मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। जब मैं जंगल के बाहर से निकली
तो तभी मैंने रिक्शे वाले को जख्मी हालत में रिक्शे के नीचे कराहते हुए देखा था। शाहजैन उससे कहने लगा कि आज के बाद ऐसी हरकत करने से पहले सोच लेना। ये कहकर वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गया था और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि शाहजैन ने उसे क्यों मारा था। उससे कैसे मालूम हुआ कि उस शख्स ने कुछ गलत करने की कोशिश की है? क्या शाहजैन मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा था? उसका तो कहना था कि वो शिकार करने के लिए इस जंगल में गया था, मगर उसके हाथ में मुझे कोई बंदूक वगैरह नजर नहीं आ रही थी। फिर ये सब क्या था? मुझे न जाने क्यों किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे शाहजैन मुझसे कोई बात छुपा रहा हो। मैं जब घर आई तो अम्मा बहुत परेशान थी। उन्हें मैंने ये बात नहीं बताई कि मेरे साथ क्या मामला पेश आया था। अम्मा को मैंने टाल दिया कि मुझे रिदा के घर में देर हो गई थी और फिर वापसी पर मुझे कोई गाड़ी रिक्शा नहीं मिला, इस वजह से लेट वापस आई हूँ। अम्मा कहने लगी कि आज के बाद ऐसी गलती मत करना। जानती हो कि हम दोनों माँ बेटी अकेली रहती हैं और अगर तुम यूं देर से वापस आओगी तो लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें भी बनाएंगे। लोगों को तो मौका चाहिए किसी भी औरत को बदनाम करने का, और अगर वो औरत अकेली रहती हो, उसके सर पर बाप और भाई का साया ना हो, तो वो औरत मर्दों को तर नवाला लगने लगती है और उसे सब मर्द आसान हदफ समझने लगते हैं। भला मुझसे ज्यादा इस बात से कौन वाकिफ हो सकता था? मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि आजकल के मर्द कैसे थे और वो औरतों को किस निगाह से देखते थे। जब से अब्बा फौत हुए थे, उनके बाद से तमाम जिम्मेदारियों को मैं ही निभा रही थी। मैं कितनी ही जगह पर नौकरी करने की गर्ज से गई थी। मेरी तालीम महज मैट्रिक तक थी। मैट्रिक के बाद मुझे आगे पढ़ने की मोहलत ही नहीं मिली थी। तब अब्बा बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगे थे और मैं और अम्मा लोगों के घरों में काम करने पर मजबूर हो गई थी। हम सुबह से लेकर शाम तक लोगों के घरों में काम काज करते और जो भी कमाते उससे अब्बा का इलाज करवाते थे, मगर अब्बा ठीक होने के बजाय मजीद कमजोर होते गए। उनकी सेहत बहाल होने के बजाय खत्म होती जा रही थी और एक दिन वो हम दोनों को छोड़कर चले गए थे। अब्बा के जाने के बाद से अम्मा भी सदमे से निढाल होकर रहने लगी थी। उनके वजूद में जैसे ताकत बिल्कुल खत्म होकर रह गई थी। वो हर वक्त अब्बा को याद करती रहती और उन्हें याद करते करते रोती रहती थी। अम्मा को मैं तसल्ली देती कि सब ठीक हो जाएगा, एक न एक दिन हमारे हालात फिर जाएंगे। अम्मा इद्दत में थी और अब वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। तभी मैं जब काम करने की गर्ज से अकेली घर से बाहर निकलने लगी तो सबसे पहले घर के मालिक ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी और तब मैं मालिक को जख्मी करके वहां से भाग आई थी। उसके बाद मैं 2 से 3 घरों में काम करने के लिए गई, मगर वहां के मालिकान भी मुझ पर बुरी नजर रखने लगे थे। अब मुझे लोगों के घरों में काम करने से दिल उचाट हो गया था। एक तो लोग काम भी बहुत ज्यादा करवाते थे और दूसरा इज्जत देने पर भी तैयार नहीं थे। तीसरा उनके मालिकान भी बुरी नजर डालते थे। जब भी मैंने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, मगर 2 से 3 फैक्ट्रियों में काम करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि दुनिया के तमाम मर्द एक ही जैसे हैं। उन सब का मकसद एक ही है, औरत को अपने दाम में फंसाना और उसकी जात से फायदा हासिल करना। यही वजह थी कि मुझे तमाम मर्दों से नफरत महसूस होने लगी थी। और फिर जब मैंने रिदा से अपने मसले को बयान किया तो रिदा ने ही मुझे शाहजैन के बारे में बताया था। शाहजैन से मिलकर ही मुझे मालूम हुआ कि तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते। दुनिया में अच्छे मर्द भी मौजूद हैं जो औरत की इज्जत भी करते हैं और उसकी हिफाजत भी। शाहजैन के पास बहुत बार ऐसा मौका था कि वो अगर चाहता तो मुझसे फायदा उठा सकता था, मगर उसने ऐसा करने की बजाय मेरी हिफाजत की थी। यही वजह थी कि मेरे दिल में उसके लिए कदर बढ़ने लगी थी। अब मैंने फिर अपनी अना और इज्जत नफ्स को एक तरफ रखकर शाहजैन से खुद शादी की बात की तो वो हैरत से मुझे देखने लगा। फिर अफसुर्दगी से कहने लगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मेरी आपसे शादी हो, मगर ऐसा नामुमकिन है। जहाँ पर उसकी पहली बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी थी, वहाँ पर उसकी अगली बात ने ही जैसे मेरी खुशी को उड़न छू कर दिया था। मैं हक्का बक्का होकर उससे देखने लगी थी। भला उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो मुझे पसंद करने के बावजूद भी अपना नहीं सकता था। जब यही बात मैंने उससे पूछी तो वो मुझे ये कहकर टाल गया कि हर बात बताने के काबिल नहीं होती, कुछ बातें इंसान को रूपोश भी रखनी चाहिए। मगर अब मेरे लिए उसके बगैर रहना नामुमकिन था। अब जब उसने भी इस बात का इजहार कर दिया था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं फिर उससे कैसे दूर रह सकती थी। अब जब उसने देखा कि मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो चुकी हूँ, तब उसने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। शायद वो इसी तरह से मेरी मोहब्बत कम करने की कोशिश कर रहा था।
मगर मेरे दिल में उसके लिए जज्बात दिन ब दिन गहरे होते जा रहे थे और मैं उससे भूलने की कोशिश करने के बावजूद भी भूल नहीं पा रही थी। तब एक दिन मैं उसके सामने जाकर बेबसी से रो पड़ी, उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम मेरे साथ शादी क्यों नहीं करना चाहते। शाहज़ैन मुझसे कहने लगा कि मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें अपनी हकीकत नहीं बता सकता। अगर तुम्हें मेरी हकीकत मालूम हो जाए तो तुम कभी भी मुझसे ये जिद नहीं करोगी, बल्कि तुम पलट कर भी मेरी तरफ नहीं देखोगी। उसकी बात सुनकर मुझे ताज्जुब का एहसास हुआ था। भला ऐसा क्या था जो वो मुझे बताना नहीं चाहता था। उससे ये खौफ था कि मैं सच जानकर उससे दूर हो जाऊंगी। जब मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे, तब वो अफसुर्दगी से हंस पड़ा और फिर कहने लगा कि कुछ बातें बताने लायक नहीं होती। अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम्हारी मोहब्बत का भरम भी खुल जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे मोहब्बत के बजाय मुझसे नफरत करो। ये कहकर वो मुझसे रुख मोड़ गया था। घर आने के बाद भी मैं मुसलसल उसी के बारे में सोचती रही थी और फिर चंद दिन के बाद जब मैं वहां पर गई तो ये देखकर मेरा हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया था कि वहां पर वो ढाबा तो मौजूद था, मगर वहां पर ना तो शाहज़ैन था और ना ही उसके मुलाजिम थे, बल्कि वहां पर कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब मैंने उनसे शाहज़ैन के बारे में पूछा तो वो उसे दुआएं देने लगे, कहने लगे कि बेटा, मैं एक गरीब शख्स था, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं था, मैं एक एक नवाले के लिए तरस रहा था। तभी उस शख्स ने मुझे ये ढाबा मुफ्त में दे दिया और कहने लगा कि इसमें से जो भी कमाई होती है उस पे आपका हक है, मैं आपसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करूंगा। शाहज़ैन ने यह ढाबा एक गरीब शख्स के हवाले करके खुद न जाने कहाँ चला गया था और फिर मैं कुछ सोचकर उसकी फैक्ट्री में गई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वहाँ पर फैक्ट्री तो मौजूद थी, मगर अब वहाँ पर तमाम अफराद बदल चुके थे। वहाँ पर जितने भी लोग पहले मौजूद थे अब वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए थे। वहां पर नए लोग मौजूद थे और उन सब की कहानी भी बाबा जी से मुख्तलिफ नहीं थी। वो सब लोग भी गरीब थे और शाहज़ैन ने वो फैक्ट्री भी लोगों के हवाले कर दी थी और खुद न जाने कहाँ चला गया था। मैं इस बारे में तो जानती थी कि शाहज़ैन का दिल बहुत बड़ा था और उसके पास रुपए पैसे दौलत की कमी नहीं थी, मगर उसका दिल इतना बड़ा था कि वो अपनी चीज़ें यूं ही लोगों में बांटता फिरेगा। मुझे इसके बारे में गुमान भी नहीं था। घर आने के बाद भी मैं इसी में उलझी हुई थी कि मैं दोबारा शाहज़ैन से कैसे बात करूं। न जाने वो कहाँ रहता था, मुझे तो उसकी रिहाइश के बारे में कोई इल्म भी नहीं था और ना ही मैं जानती थी कि मैं उससे कैसे राब्ता करूं। अब मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। अम्मी भी मुझे यूं रोता हुआ देखकर परेशान हो गईं और कहने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इस कदर हवास बाख्ता हो रही हो, सब ठीक तो है। मगर मैं चाह कर भी अम्मी को ये बात नहीं बता सकती थी कि मैं एक शख्स की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी और उस शख्स ने मेरी मोहब्बत को अपनाने के बजाय मेरे मुंह पर मार दिया था और खुद न जाने कहां पर चला गया था। मैं पागलों की तरह हर उस जगह पर शाहज़ैन को ढूंढ रही थी जहां पर उसके मिलने के इम्कानात हो सकते थे। मैं नमाज में रो रो कर ये दुआ मांगती कि वो मुझे मिल जाए। कभी दरबारों में जाकर मन्नतें मांगने लगती। मेरी हालत जैसे पागलों जैसी हो गई थी। अम्मी मेरी हालत देखकर परेशान होती रहती, मगर मुझे जैसे किसी बात का कोई एहसास नहीं था। फिर एक दिन जब अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें अस्पताल में लेकर गई तो तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत मेरी माँ रखती थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। माँ की मोहब्बत के आगे बाकी सब मोहब्बत बेमानी है और मुझे यूं किसी शख्स के लिए अपने आप को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर उसके दिल में मेरे लिए जज्बात होते तो वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाता, मगर मैं अपने दिल का क्या करती जो अभी तक उसके नाम की ही माला जप रहा था और उससे भूलने पर किसी सूरत भी तैयार नहीं था। उस दिन जब मैं दरबार पर मन्नत मांगने के लिए गई तो तब मैंने दरबार की सीढ़ियों पर शाहज़ैन को बैठे हुए देखा था। उसके चेहरे का रुख मेरी ही तरफ था और वो मुझे ही देखे जा रहा था। तब मैं बेताबी से उसकी तरफ बढ़ी। मैं उसे यूं देख रही थी जैसे मैं आखिरी बार देख रही हूँ। तब मैंने उसके घुटने पर सर रख दिया और फूट फूट कर रो पड़ी। जब रो रो कर मेरा दिल हल्का हो गया तो तब मैं उससे शिकवा करने लगी कि तुम कहाँ पर चले गए हो, मैंने तुम्हें हर जगह पर ढूंढा, हर जगह पर देखा, मगर तुम मुझे कहीं भी नजर नहीं आए। तब वो कहने लगा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम मेरी खोज में मत पड़ो। अगर तुम्हें मेरी हकीकत मालूम हो जाएगी तो तुम मुझसे मोहब्बत करने के बजाय मुझसे नफरत करोगी।
मगर ऐसा कैसे हो सकता था? मैं जिस शख्स से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, सबसे ज्यादा इज्जत करती थी, भला मैं उससे नफरत कैसे कर सकती थी? जब यही सवाल मैंने उससे पूछा तो वो पुरस्कार अंदाज में हंसने लगा और फिर यकदम वो नजरों के सामने से गायब हो गया। मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखें मसल कर देखा, यहाँ पर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अभी तो मेरे सामने मौजूद था, मगर अभी वो पलक झपकते कैसे गायब हो सकता है? तभी मेरे पास रिदा आई और कहने लगी, ये क्या हरकत है? मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, तुम अकेली किसके साथ बातें कर रही हो? रिदा को मैंने हैरान परेशान नजरों से देखा। उससे कहने लगी कि यहाँ पर शाहजैन मौजूद था और मैं शाहजैन से बात कर रही थी। रिदा ने मुझे देखकर अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। मुझे कहने लगी कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। तुम्हें हर जगह पर शाहजैन नजर आने लगा है। तुम सच में ही उसके इश्क में इस कदर पागल हो गई हो कि तुम्हें उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। शाहजैन यहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं है। वो न जाने कहाँ है। तुम अकेली बातें कर रही थी, मगर मैं उसकी बात को कैसे मान लेती? मुझे यहाँ पर अभी शाहजैन नजर आया था और वो मुझसे बात भी कर रहा था, तो फिर वो पलक झपकते ही कैसे गायब हो सकता था? घर आने के बाद भी मैं मुसलसल यही सोच रही थी कि क्या अब मेरे ख्यालात और मेरा तस्वुर इतना पुख्ता हो गया था कि मुझे अपने ख्याल मुजस्सम सूरत नजर आने लगे थे। अगर ऐसा था तो ये बहुत खतरनाक बात थी और मुझे अपने आप को इस तकलीफ दे मरहले से बाहर निकालना था। और फिर मुझे अपने आस पास किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। कभी कोई मुझे हवा के झोंके की तरह छूकर गुजर जाता, कभी मुझे खुशबू महसूस होने लगती और ये खुशबू वैसी ही पुरफरेब थी जैसे शाहजैन के वजूद से उठते हुए महसूस होती थी। और मैं सोच में पड़ जाती कि क्या मेरे हिस्सियात भी शाहजैन को गैर मौजूदगी में भी उसे महसूस करने लगे हैं? क्या मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत इस कदर बढ़ गई है कि वो उसकी गैर मौजूदगी में भी मैं उसी को देखने लगी हूँ, उसी को महसूस करने लगी हूँ? मेरे लिए अपनी कैफियत को समझना और बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उस दिन खाना खाने के बाद रात को जब मैं कमरे में आने लगी तो तभी अम्मा ने मुझे कहा कि तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आना चाहते हैं। ये हमारे दूर पार के रिश्तेदार थे और अम्मा का कहना था कि उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की है और हमेशा मेरे काम आए हैं। तुम्हारे अब्बू की जिंदगी में ही उन्होंने तुम्हारा हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया था। तुम्हारे अब्बू की भी यही रजामंदी थी कि तुम्हारी वहां पर शादी हो जाए, मगर मैंने अम्मा को कह दिया था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आप अभी मेरे सामने इस बात का जिक्र ना करें। ये सुनकर अम्मा परेशान हो गई और कहने लगी कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम्हारी वक्त पर शादी कर दूंगी तो मैं सुख से अपने आखिरी दिन पूरे कर सकूंगी, वरना मुझे मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। अम्मा की ऐसी बातें मुझे बेचैन करती थी और हमेशा मैं ये सब सुनकर उदास हो जाती थी। ये सोच ही मेरी जान लेने लगती थी कि अगर अम्मा भी मुझे छोड़कर चली गई तब क्या होगा, और मैं ये सोचकर ही काम कर रह जाती थी। अब जब अम्मा ने वही बात की तो अब की बार मैं झुंझला गई। उन्हें कहने लगी कि जो आप करना चाहती हैं कर ले, मगर दोबारा ऐसी बात मत करिएगा। ये सोच ही मेरी रूह खींचने लगती है। फिर अम्मा ने मुझे कह दिया कि कल वो लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, अपने आप को इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना। अम्मा की बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया था और कमरे में आने के बाद मैं दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रो पड़ी थी। जिंदगी मुझे कैसे दोराहे पर ले आई थी कि मैं ना चाहने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में एक ऐसे इंसान को शामिल करने पर मजबूर हो गई थी जिसका मैंने कभी चेहरा तक नहीं देखा था और जिसे मैं पसंद तक नहीं करती थी और जिससे मैं शदीद मोहब्बत करती थी। उसके बारे में नहीं जानती थी कि वो कहाँ पर था। तभी मुझे अपने बालों में किसी के लम्स का एहसास हुआ। अब जब सर उठाकर देखा तो मेरे सामने शाहजैन बैठा था, जो मुझे मुस्कुराती हुई नजरों से देख रहा था। उसे अपने सामने देखकर मैं अपनी जगह से उछल पड़ी। उसे कहने लगी कि ये मेरा ख्वाब है या तुम सच में यहाँ पर मौजूद हो? तब वो कहने लगा कि मैं सच में ही यहाँ पर मौजूद हूँ, ये महज तुम्हारा ख्याल नहीं है। अब जब मैंने उसे छू कर देखा तो तब मुझे उसकी बात का यकीन आया कि वो मेरे सामने मौजूद था। अब जब मेरी अपने दरवाजे पर नजर पड़ी तो ये देखकर हैरान रह गई कि कमरे का दरवाज़ा बंद था, खिड़की भी अंदर से बंद थी, तो फिर शाहजैन कमरे में कैसे आया? यही सवाल उससे पूछा तो वो कहने लगा कि मुझे कमरे में कहीं भी आने जाने के लिए दरवाज़ा खुला होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं बंद दरवाजे से भी कहीं भी आ और जा सकता हूँ और पलक झपकते ही गायब हो सकता हूँ।
ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उससे कहने लगी कि तुम्हें ये ताकत कहाँ से हासिल हुई और ऐसा कैसे मुमकिन है। तब वो मुझे कहने लगा, क्योंकि मैं एक जिन हूँ और तमाम जिन्नात के पास ये ताकतें, बल्कि इससे भी ज्यादा ताकतें मौजूद होती हैं। हम कहीं भी आसानी से और आ जा सकते हैं। ये बात मेरे लिए किसी इंकिशाफ से कम नहीं थी। वो जिन था। मैं आंखें फाड़े उसे देखती रही। तब वो अफसुर्दगी से कहने लगा कि ये सच है कि मैं एक जिनज़ादा हूँ, और ये भी सच है कि मैं तुमसे तुम्हारी सोच से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मगर सबसे बड़ी हकीकत ये है कि मोहब्बत करने के बावजूद भी हम दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि हम दोनों में बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क। आग और मिट्टी कभी भी एक नहीं हो सकते। कितनी देर तक मैं बेयकीनी से आंखें फैलाए उसे देखती रही थी। ना अपनी आंखों पर यकीन आ रहा था, ना अपने कानों पर, और दिल को ये समझाना और मनाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं उससे कभी नहीं बात सकती थी। तभी वो कहने लगा कि मैंने तुम्हें अपनी हकीकत इसलिए नहीं बताई कि तुम्हारे लिए इस हकीकत को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नरम जज्बात पैदा हो रहे हैं, तब मैंने अपने और तुम्हारे दरमियान फासला रखना शुरू कर दिया था। इसी वजह से मैं तुमसे दूर दूर रहता था, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे दिल में मेरे नज़रअंदाज करने के बावजूद भी मोहब्बत परवान चढ़ती रही, और अब देख लो, तुम भी इसी तकलीफ से गुजर रही हो जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूँ। मैं तुम्हें इसी तकलीफ से ही बचाना चाहता था। अब मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। किस्मत की सितम ज़रीफी पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। शाहज़ैन की हकीकत जानकर भी मैं उससे नफरत नहीं कर पाई थी, बल्कि उससे ये वादा लिया था कि वो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहेगा। कभी कभी वो मेरे सामने भी आता रहेगा। उसे देखकर मुझे जिंदगी का एहसास होने लगता था। अब 10 साल का अरसा गुजर चुका है। मैं अपने बच्चों के साथ अपने शौहर के घर में खुश व खुरम हूँ। अम्मी भी मुझे छोड़कर जा चुकी हैं, और उनकी मौत का मुझे उतना ही सदमा है जितना कि एक बेटी को होना चाहिए। मैं हर रोज़ उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हूँ और खुदा से इल्तिजा करती हूँ कि वो मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी मेरे दिल से आज तक वो मोहब्बत और वो कसक नहीं गई। शायद पहली मोहब्बत इंसान के दिल में यूं ही हमेशा शान से बराजमान रहती है। अक्सर जब मैं अपने सास और ससुर से जिन्नात का जिक्र सुनती हूँ तो उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह जाती हूँ। जब वो जिन्नात की शरारतों का जिक्र करते हैं, उनका कहना है कि जिन्नात इंसानों को तंग करते हैं, वो कभी भी इंसान का खैर खा नहीं हो सकते। मगर मैं जिस जिन को जानती थी वो ना सिर्फ इंसानों का खैर खा था, बल्कि वो इंसानों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और जब ये बात अपने शौहर को बताती तो वो हंसकर मेरी बातों को मजाक में उड़ा देते और कहते कि तुम ख्याली दुनिया में रहती हो। अगर तुम हकीकत की दुनिया में आओ तो तुम्हें मालूम होगा कि उन आमिलीन और बुरे जिन्नात की वजह से लोगों की जिंदगियों में किस कदर जहर घुल चुका है। उन खबीस जिन्नात ने लोगों के घरों में आग लगा दी है। वो जवान लड़कियों पर आशिक होकर उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर देती हैं। उनकी ना तो किसी से शादी होने देती हैं, और अगर शादी हो जाए तो बाद में भी बहुत से मसाइल पैदा करते हैं। मुझे इस बात से इनकार नहीं था, मगर मेरा भी ये मौक़िफ़ था कि जिस तरह से दुनिया में बुरे जिन्नात मौजूद हैं, इसी तरह से अच्छे जिन्नात भी इसी दुनिया में पाए जाते हैं जो कि इंसानों की मदद करते हैं। चूँकि मेरी सास और शौहर ने कभी किसी ऐसे जिन को नहीं देखा था और ना ही ये सब सुना था, तभी उन्हें ये बात महज कहानी और अफसाना मालूम हो रही थी। मगर चूंकि मैं हकीकत हाल से वाकिफ थी और ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी, इस वजह से मैं भी अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त थी, और आज भी अक्सर मुझे शाहज़ैन की मौजूदगी महसूस होती थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।